welcome. The topic now we are talking about is ARDS, acute respiratory distress syndrome. It's a pulmonary emergency, and the other names of ARDS it is shock lung, wet lung, white lung. But the main idea is it's going to be acute lung damage that is going to happen, और उसकी वजह से there is going to be edema in the lungs. Let's understand how it is going to happen. जब ARDS की बात होती है तो ARDS occurs in three phases. The first is the exudative phase. Now, what is happening in this is, let's understand the basic structure of alveoli. Alveoli के अंदर we are having the two types of pneumocyte, type 1 and type 2. Type 1 जो होती है that is in the majority, and the function of the type 1 pneumocyte is the gas exchange. Whereas type 2 जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, and the function is the surfactant production. तो अगर आप देखो ओवरऑल पॉपुलेशन टाइप 1 की ज़्यादा है, टाइप 2 कम है, बट टाइप 1 जो होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं. तो क्या होता है कि जब भी कोई लंग इंजरी होगी, द टाइप 1 इज वेरी वनरेबल, टाइप 2 इज स्टिल समहाउ कैन सर्वाइव. नंबर में तो कम है लेकिन थोड़े से स्टेबल है, ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो व्हाट हैपेंस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ लंग इंजरी दैट कैन हैपन. एक होता है डायरेक्ट लंग इंजरी और एक होता है इनडायरेक्ट लंग इंजरी. डायरेक्ट लंग इंजरी के एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक गैस इनहेलेशन, सीवियर न्यूमोनिया, नियर ड्राउनिंग. दीज ऑल आर द डायरेक्ट लंग इंजरी. और देर आर सम इनडायरेक्ट लंग इंजरीज जिसके अंदर डायरेक्ट लंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है, बट उसकी वजह से लंग में डैमेज हो रहा है, इनडायरेक्ट लंग इंजरी. तो चाहे डायरेक्ट लंग इंजरी हो, जैसे कि टॉक्सिक गैस अंदर चली गई या आदमी ऑलमोस्ट डूब गया जिससे गंदा पानी अंदर चला गया, या फिर इनडायरेक्ट लंग इंजरी है जैसे कि सीवियर पेनक्रेटाइटिस, सेप्सिस, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इन सब की वजह से whether it is direct or indirect, there is all of a sudden a significant damage to the lungs can happen. A significant damage to the lungs can happen. Indirect lung injury में एक नाम लिखा हुआ है the transfusion related acute lung injury. जब भी हम मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस टाइम पे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसको हम शॉर्ट में ट्राली भी लिखते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ट्राली. सो वेदर इट इज अ डायरेक्ट प्रॉब्लम और अ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम, होता क्या है कि जब भी लंग में एक्यूट लंग इंजरी होगी उसकी वजह से द टाइप 1 जो थे, मैंने कहा बहुत वनरेबल है, बहुत ही डेलिकेट है. तो जैसे ही एक्यूट लंग इंजरी होती है इनमें से किसी भी कारण से, टाइप 1 जो होता है देयर इज अ रैपिड डैमेज ऑफ टाइप 1 न्यूमोसाइट. देयर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ टाइप 1 न्यूमोसाइट. सो देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट डैमेज ऑफ टाइप 1 न्यूमोसाइट. अगर टाइप 1 न्यूमोसाइट खराब हो जाएंगे तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. देयर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द गैस एक्सचेंज. दो गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. तो क्या होता है कि जब गैस एक्सचेंज खराब होता है ना, तो ऑक्सीजन तो अंदर नहीं जा पाती, ऑक्सीजन जो है वो तो अंदर नहीं जा पाएगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी मैनेज कर लेती है. कार्बन डाइऑक्साइड तो जैसे तैसे डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाती है. तो अगर टाइप 1 डैमेज हो जाता है, गैस 1 में गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन मेनली किसके गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी? ऑक्सीजन के. तो इस पेशेंट का ऑक्सीजन कम होने लग जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी मैनेज कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी एक्सचेंज हो जाता है. अब क्योंकि क्या हुआ, इतना सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से जो वहां पे कैपिलरी एल्वियोलर बैरियर था, यहाँ पे नॉर्मली हमारे कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में एक बैरियर है, जिससे क्या हो रहा है कि ब्लड का कंटेंट ब्लड में रह रहा है और एल्वियोलाई का कंटेंट एल्वियोलाई में रह रहा है. लेकिन क्या होता है कि जब सिग्निफिकेंट लंग इंजरी होती है, देयर इज डैमेज टू द कैपिलरी एल्वियोलर बैरियर. कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में जो बैरियर है वो खराब हो जाता है. उसकी वजह से बहुत सारे इंफ्लेमेटरी सेल्स कैपिलरी से माइग्रेट करके यहाँ पे एल्वियोलाई में आ जाते हैं. These inflammatory cells are the neutrophils, the macrophages, they are going to come here. अब इतने सारे inflammatory cells आएंगे, there is a migration of the inflammatory cells to the alveoli that will lead to exudate formation. बहुत सारा exudate बनेगा. There is going to be formation of lot of exudate, and this entire thing is referred as exudative phase. So the name of the phase 1, it is the exudative phase. And this exudative phase occurs in the first 7 days of the acute lung injury.
जैसे मान लीजिए आज किसी को नियर ड्राउनिंग हुआ या टॉक्सिक गैस इनहेलेशन हुआ, तो विद इन नेक्स्ट 7 days एनी टाइम दिस एक्सुडेटिव फेज कैन स्टार्ट एंड कैन अकर। सो एक बार वापस से समझा रहा हूँ व्हाट इज ARDS। देयर आर 3 phases। जो सबसे पहला फेज है दैट इज एक्सुडेट फॉर्मेशन। क्या होता है कि एकदम से अगर कोई लंग इंजरी होती है, चाहे डायरेक्ट लंग इंजरी हो या इनडायरेक्ट तरीके से लंग इंजरी हो, उसकी वजह से देयर इज अ सिग्निफिकेंट डैमेज टू टाइप 1 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट बहुत खराब हो जाते हैं, गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। पर्टिकुलरली कौन से गैस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है? ऑक्सीजन की। एंड क्योंकि इनके अंदर फिर कैपिलरी एल्वियोलर बैरियर जो था वो खराब हो गया, वो खराब होने से बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल माइग्रेट करेंगे और जिसकी वजह से वहां पे एक्सुडेट बन जाएगा। अब ये जो एक्सुडेट होता है दैट इज देयर इनसाइड द एल्वियोलाई। अगर मैं अभी आपको एल्वियोलाई का स्टेटस बताऊं तो कुछ इस तरीके से देयर आर सम टाइप 2 न्यूमोसाइट्स आर देयर। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स अभी भी है वहां पे, और टाइप 1 का ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट डैमेज हो गया। कुछ कुछ टाइप 1 बचे, बाकी तो सारे टाइप 1 खत्म हो गए, सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है। The second phase that is going to occur, it is the proliferative phase. Proliferative phase. This is going to occur from 7 to 21 days. अब proliferative phase इसलिए नाम रखा क्योंकि proliferative phase में there is going to be proliferation of type 2 pneumocyte. So now there is proliferation of type 2 pneumocytes. क्योंकि टाइप 1 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे और केवल टाइप 2 बचे थे। अब क्योंकि टाइप 1 खत्म हो गए थे तो वहां पे जगह बन गई, वहां जगह बन गई तो टाइप 2 प्रोलिफरेट करने लग जाएगा। तो इस पेशेंट में अब धीरे धीरे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के नंबर बढ़ने लग जाएंगे। टाइप 2 जो है प्रोलिफरेट कर रहा है। अब जब टाइप 2 प्रोलिफरेट करेगा देयर इज गोइंग टू बी मोर सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन। बट मेनली हमें तो चाहिए था टाइप 1 न्यूमोसाइट, क्योंकि गैस एक्सचेंज करवाना है। टाइप 2 तो पहले से ही था, उसको तो डैमेज हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि टाइप 1 खराब हो गया तो जगह मिल गई टाइप 2 को, तो टाइप 2 प्रोलिफरेट करने लग गया। अब अच्छी बात ये होती है कि जब ये टाइप 2 प्रोलिफरेट करता है, अब इसके दो फ्यूचर हो सकते हैं। ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है, टाइप 2 न्यूमोसाइट के नंबर तो बढ़ गए। अब जन होगा क्या कि ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है कैन डिफरेंशिएट इनटू टाइप 1 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट में डिफरेंशिएट कर सकता है, मतलब कि आगे चल के ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो धीरे धीरे पेशेंट ठीक होने लग जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ जिससे आपको इसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। अभी लास्ट 3-4 साल में व्हेन द कोविड वाज देयर वाज सीवियर न्यूमोनिया वाज हैपनिंग। आपको पता पड़ गया कि सीवियर न्यूमोनिया इज अ डायरेक्ट लंग इंजरी। डायरेक्ट लंग इंजरी हुई तो जिनको भी आपने देखा कोविड हुआ था और कोविड की वजह से सीवियर न्यूमोनिया हुआ, दे वर गोइंग इनटू ARDS। हो क्या रहा था, जैसे ही कोविड हुआ देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डैमेज इन देयर लंग्स वाज हैपनिंग। द टाइप 1 न्यूमोसाइट्स वर वाइप्ड आउट। टाइप 1 बिल्कुल खत्म हो गए और उसकी वजह से वो एक्सुडेटिव फेज में चले गए। सो फर्स्ट 7 days दे वर देयर इन द एक्सुडेटिव फेज। उसके बाद में चालू हुआ प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में टाइप 2 न्यूमोसाइट प्रोलिफरेट कर रहे थे और टाइप 2 बनता जा रहा था। अब टाइप 2 जो है आगे चल के डिफरेंशिएट होना था टाइप 1 में। तो बहुत सारे लोगों में तो टाइप 2 टाइप 1 में डिफरेंशिएट होने लग गया था, इसलिए वो लोग धीरे धीरे ठीक हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके अंदर ये प्रोसेस हो नहीं पाया था। वो क्या रहा था, दे हैव वेंट इनटू द थर्ड फेज दैट वाज द फाइब्रोटिक फेज। कुछ लोग फाइब्रोटिक फेज में चले गए। फाइब्रोटिक फेज में देयर इज गोइंग टू बी फाइब्रोसिस, और जैसे ही फाइब्रोसिस होगा उससे लंग का जो आर्किटेक्चर है वो खराब हो जाएगा। लंग के अंदर फाइब्रोटिक सेप्टास बन जाएंगे। देयर इज डैमेज टू द लंग आर्किटेक्चर। लंग का आर्किटेक्चर खराब हो जाएगा और गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए कोविड में बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिनको बहुत लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रहना पड़ा। अगर उनके अंदर टाइप 2 जो है टाइप 1 में डिफरेंशिएट हो गया तो वो ठीक हो गए थे। लेकिन अगर वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाया तो वो वेंटिलेटर के सपोर्ट पे ही रहे, क्योंकि गैस एक्सचेंज हो नहीं पा रहा था अच्छे से, तो वेंटिलेटर का सपोर्ट देना पड़ रहा था एंड बहुत लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रहे एंड अल्टीमेटली वी हैव लॉस्ट द पेशेंट्स। सो व्हेन इट कम्स टू ARDS is having 3 phases। 3 phases में हो रहा है। द फर्स्ट वीक इज द एक्सुडेटिव फेज। The second and third week means 7 to 21 days, it is going to be the proliferative phase। और जो phase 3 होगा that is after 21 days, that is the fibrotic phase। There is going to be fibrosis, that is how we are going to lose the tissue architecture in the lungs।
राइट। ये तीन फेजेस में ARDS होता है। एक बार मैं आपको इस एनिमेटेड डायग्राम में समझाता हूँ। सी हियर, these are the three phases. The first is the exudative, then is the proliferative, and then is the fibrotic. Proliferative में देखिए क्या हो रहा है, there is going to be a significant cell injury, जिसकी वजह से वो बेरियर खराब हो गया, एल्यूलर कैपिलरी बेरियर खराब हुआ, और उसकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ के बहुत सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स माइग्रेट करके एल्यूलाई के अंदर चले गए और वहां पे उन्होंने एक्सुडेट बना दिया, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आने लगी। पर्टिकुलरली कौन से गैस एक्सचेंज में? ऑक्सीजन के गैस एक्सचेंज में। देन कम्स द proliferative phase, दैट इज आफ्टर 1 वीक। इस सेल का प्रोलिफरेशन होगा टाइप 2 न्यूमोसाइट का, और ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है धीरे धीरे कैन डिफरेंशिएट इनटू द टाइप 1 न्यूमोसाइट, और फिर वापस से गैस एक्सचेंज होने लग जाएगा। बट there are some individual, there are few who will progress into the fibrotic phase, and जैसे fibrotic phase होगा तो tissue architecture खराब हो जाएगा and the gas exchange will not happen properly. The patient may require a long ventilatory support. This is the 3 phases of ARDS. Now let's understand one more concept here. देखिए ARDS के अंदर क्या हो रहा था कि lungs के अंदर बहुत सारा exudate बन रहा था, means there is going to be pulmonary edema, क्योंकि इतना सारा exudate बन रहा था, and that is going to be bilateral extensive pulmonary edema. Pulmonary edema, जब ये pulmonary edema डेवलप हुआ उसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है। आप समझिए कि जो प्रॉब्लम थी वो सीधी की सीधी लंग्स की थी, लंग्स में प्रॉब्लम थी, और लंग्स में प्रॉब्लम होने की वजह से पल्मोनरी एडेमा हुआ। इसमें हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते थे ARDS को हम बोलते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा, there is no problem with the heart. Why I am saying so is because हमने एक कंडीशन पढ़ी थी हार्ट फेलियर which is also referred as the left ventricle failure. ये हमने कार्डियोलॉजी में डिस्कस किया था, हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। उसके अंदर क्या हो रहा था कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, द ब्लड इज सपोज टू गो इन द एओर्टा। हमने ये बात की थी कि जिन लोगों को लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो कंजेशन होने लग जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होगा, फिर पीछे की तरफ ट्रैफिक जाम लगेगा, देन लेफ्ट एट्रिया में कंजेशन आएगा, देन पल्मोनरी वेन में कंजेशन आएगा, और अल्टीमेटली लंग्स के अंदर कंजेशन आता है, पर्टिकुलरली इन द बेस एरिया, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड कैपिलरीज वहीं पे। अगर मैं यहाँ से इसको जूम करके आपको बताता हूँ, हियर इज द ब्लड कैपिलरी और इसके अंदर कंजेशन हो रहा है, देन व्हाट मे हैपन इज द फ्लूइड विल लीक आउट फ्रॉम दीज कैपिलरीज and this fluid will accumulate in and around the alveoli. So इस पेशेंट में भी पल्मोनरी एडेमा हो रहा है, लेकिन ये पल्मोनरी एडेमा लंग के प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ है, ये पल्मोनरी एडेमा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से। तो अगर कार्डियक प्रॉब्लम से पल्मोनरी एडेमा होता है तो इसको हमने बोल दिया कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा। तो पल्मोनरी एडेमा दो हो गए हमारे, कार्डियोजेनिक एंड नॉन कार्डियोजेनिक। ARDS इज नॉन कार्डियोजेनिक। अब हमने एक चीज और सीखी थी कि ये जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होता है, लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होता है उसको हम टेक्निकली हम रिप्रेजेंट करते हैं PCWP से, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज PCWP। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर वाले पेशेंट में तो क्या हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा हुआ, फिर लेफ्ट एट्रिया में इकट्ठा हुआ, और लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा यानी कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में PCWP क्या होता है, बढ़ जाता है, PCWP बढ़ जाता है। जबकि आप ARDS में देखो, ARDS में तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर है विच इज कॉल्ड एज PCWP नॉर्मल होगा, PCWP में कोई चेंज ही नहीं आएगा। ARDS में तो PCWP बढ़ता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में। अब मैं आपको ये इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कार्डियोजेनिक नॉन कार्डियोजेनिक में और PCWP के ऊपर, क्योंकि क्या होता है कि ARDS को डायग्नोज करने के लिए क्राइटेरिया बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज बर्लिन क्राइटेरिया। बर्लिन क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर ARDS। वैसे तो आपको केवल ये फैंसी नाम याद रखना है कि विच क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ARDS, बर्लिन क्राइटेरिया। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं बर्लिन क्राइटेरिया में कंपोनेंट क्या क्या थे। तो बर्लिन क्राइटेरिया में दीज आर द वेरियस कंपोनेंट विच आर देयर, कि व्हाट इज द टाइमिंग विद इन 1 वीक ऑफ नॉन क्लिनिकल इंसल्ट, इंजरी के विद इन 1 वीक हुआ या नहीं हुआ, चेस्ट इमेजिंग में बाइलेटरल ओपेसिटी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इडेमा का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, एंड दीज आर द वेरियस फैक्टर्स टू बी कैलकुलेटेड। प्लस ARDS को कैटेगराइज करने के लिए माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में वी चेक द ऑक्सीजनेशन चेक करते, और ऑक्सीजनेशन में कौन सा पैरामीटर चेक करते, तो PaO2 FiO2 का रेशियो चेक करते। अब ये क्या होता है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आपको ये समझ में आ रहा है दैट PaO2 FiO2 का रेशियो अगर 300 से 200 के बीच में इट इज माइल्ड, देन इट इज मॉडरेट, और अगर ये लेस देन 100 इट इज सीवियर। PCW सॉरी बर्लिन क्राइटेरिया से दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ARDS, दैट इज बर्लिन क्राइटेरिया। सेकंड क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ARDS बर्लिन क्राइटेरिया। बर्लिन क्राइटेरिया का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, व्हाट इज नॉट अ कंपोनेंट। द आंसर इज PCWP। PCWP का बर्लिन क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ARDS इज अ नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा, और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा में तो PCWP नॉर्मल रहता है ARDS के पेशेंट। PCWP का रोल तो तब आएगा ना जब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। ARDS में तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि बर्लिन क्राइटेरिया जो हम ARDS में यूज करते हैं, क्या इसमें PCWP कहीं कंपोनेंट है? नहीं है। हमें सारे कंपोनेंट याद नहीं रखने, बट एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि PCWP का कोई रोल नहीं है। द नेक्स्ट चीज, अगर वो पूछना चाहते हैं आपसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो वो ये पूछ सकते हैं हाउ यू डिफाइन माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर ARDS, दैट इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ द PaO2 FiO2। If you do the chest X-ray, you will have the bilateral opacities, बायलेटरल ओपेसिटीज होगी, मतलब कि आपको हेजीनेस दिखेगा लंग के अंदर दोनों साइड में, क्योंकि दोनों में देयर इज गोइंग टू बी पल्मोनरी एडेमा। सो यू कैन सी द हेजीनेस, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिख रहा है। व्हाइट इज बेसिकली इज द फ्लूइड एंड ब्लैक इज द एयर, तो हमें मिक्स ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलता है। दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द बायलेटरल ओपेसिटीज। अगर आप इसमें ABG करेंगे तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर भी नॉर्मल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैनेज कर लेता है। SpO2 इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली लेस। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, दे गिव यू द हिस्ट्री ऑफ द एक्यूट लंग इंजरी। अब एक्यूट लंग इंजरी में क्या फैक्टर्स दे सकते हैं, जैसे कि सीवियर न्यूमोनिया, नियर ड्राउनिंग, टॉक्सिक गैस इनहेलेशन, सीवियर पेनक्रेटाइटिस। अगर ऐसा उन्होंने MCQ में लिखा हुआ है और उसके बाद में पेशेंट को ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसके रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा है, SpO2 कम होता जा रहा है, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स ARDS। हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस? एक तो हमें इसमें इन्फ्लामेशन कम करना है, सो वी आर गोइंग टू गिव स्टीरॉइड। देन वी नीड टू गिव ऑक्सीजन सपोर्ट, हमें ऑक्सीजन का सपोर्ट देना है, एंड फॉर ऑक्सीजन सपोर्ट यू विल हैव द प्रोन वेंटिलेशन। स्टडीज हैज शोन दैट कि अगर प्रोन वेंटिलेशन करते हैं, मतलब कि पेशेंट को एब्डोमेन पे सुलाते हैं एंड वी डू पेशेंट को वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं, वी डू द प्रोन वेंटिलेशन, देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज द मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली। आपने कोविड में भी देखा होगा, बहुत सारे पेशेंट को हम प्रोन वेंटिलेशन कर रहे थे, वेंटिलेटर से कनेक्ट करके उनको उल्टा सुला रहे थे, राइट? तो प्रोन वेंटिलेशन हैज शोन दैट द मोर्टेलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। प्लस टू प्रिवेंट द सेकेंडरी इन्फेक्शन वी विल गिव द एंटीबायोटिक्स। So we'll give steroid, oxygen support and antibiotic, and we have to pray that जो वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स बन रहे हैं इस पेशेंट के अंदर, क्योंकि मैंने आपको पैथोजेनेसिस में बताया था, ये पेशेंट तभी ठीक हो सकता है जब ये टाइप 2 जो है ये डिफरेंशिएट हो जाए टाइप 1 के अंदर, और फिर गैस एक्सचेंज होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे हम वेंटिलेटर हटा सकते हैं। तो हमें वी डोंट नो दैट एग्जैक्टली हाउ वी कैन फोर्स टू कन्वर्ट द टाइप 2 इनटू टाइप 1, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जी, कुछ इंडिविजुअल्स में जल्दी डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो फिर उनका गैस एक्सचेंज होने लग जाएगा और धीरे धीरे उनका वेंटिलेटरी सपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ तो हमें बहुत लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू होप दैट कि ये टाइप 2 जो है टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाए। When it comes to what are the things that is not of any use in these patient, there is no role of surfactant, क्योंकि तो वैसे ही आप देखो कि ARDS के पेशेंट में तो टाइप 2 न्यूमोसाइट ज्यादा है, तो सर्फेक्टेंट का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का भी कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ म्यूकोलाइटिक्स, देयर इज नो रोल ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर्स। सो इन सब का कोई रोल नहीं है। जो मेन दो चीजें हैं ना ARDS के मैनेजमेंट में, एक तो है स्टेरॉइड एंड सेकंड इज द वेंटिलेशन, द वेंटिलेटरी सपोर्ट। So this is all about this short topic of ARDS। होने के लिए तो बहुत छोटा है, but because since it's a pulmonary emergency, so they ask a lot of question on ARDS. ARDS also called as shock lung, wet lung, white lung. There are three phases: exudative phase, proliferative phase, and fibrotic phase.
Exudative phase is first 7 days, proliferative is 7 to 21 days, and after 21 days, fibrotic phase. ARDS can happen with the direct lung injury or can happen with indirect lung injury. If the ARDS is happening after multiple blood transfusion, then this is called as transfusion related acute lung injury, TRALI. For diagnosis, we use Berlin criteria, and what is not a component of Berlin criteria? PCWP. What is going to happen with oxygen? Less. What is going to happen with carbon dioxide? Normal. Right. So this is all about the ARDS. It is short, crisp topic, and आपके exams में they love to ask the questions on the medical emergencies, and ARDS is one of them. So thank you.